अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन यूनियन। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ब्रिक्स प्लस SCO एंड EU हेजमनी। अब हमारे पास क्या होता है कि एक तरफ हमारे पास यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन जो है ना अपनी इकोनॉमिक हेजमनी को कायम रखे हुए है। अब दूसरी साइड पे हमारे पास क्या हो रहा है, ब्रिक्स और SCO इवॉल्व हो रहे हैं, जो कि जो ग्लोबल हमारे पास इकोनॉमी है उसकी 22% GDP जो है ना इन ममालिक के पास है, ब्रिक्स। और अब हम ब्रिक्स को ब्रिक्स नहीं कहते बल्कि ब्रिक्स प्लस कहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ब्रिक्स, SCO ये भी डिस्कस करूँगा दोनों, ठीक है। अब जो यूरोपियन यूनियन है उसकी जो ग्लोबल नॉर्थ है उसके ऊपर इकोनॉमिक हेजमनी है, ठीक है। हर लिहाज से वो उधर हेजमन के तौर पे पूरी दुनिया के ऊपर हेजमन बना हुआ है। और दूसरी साइड पे जो इवॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, ये ग्लोबल साउथ है, ये जिसको हम ब्रिक्स और SCO कहते हैं। दूसरी तरफ ये जो है ना ये इवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये इवॉल्व करते रहे इस तरह ही जिस तरह इवॉल्व कर रहे हैं तो फिर यूरोपियन यूनियन जो है ना इसकी हेजमनी खतरे में पड़ जाएगी। अब हम इसको सारा डिस्कस करते हैं तरतीब के साथ, पूरे लेक्चर को इंशाल्लाह आपके साथ। हमारे पास जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं ना इसके यूरोपियन यूनियन के, वो 28 थे, अब 27 रह चुकी हैं। जो ब्रेग्जिट मुआहदा हुआ है ना उसके तहत जो हुआ है ना ब्रिटिश, वो एग्जिट करी है यूरोपियन यूनियन से। इसमें हमारे पास जो 19 कंट्रीज़ हैं ना वो हमारे पास क्या हैं, उन कॉमन करेंसी यूज़ करते हैं, कंसेप्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ओनली, जिसको यूरो कहते हैं या यूरोजोन स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है हमारे पास, SIM है, सिंगल इंटरनल मार्केट। जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनकी क्या है, सिम है, सिंगल इंटरनल मार्केट है। होल यूरोपियन यूनियन हैज़ ओनली मार्केट, ठीक है। ट्रेड विद ऑल कंट्रीज़। अब ये जो है ना ये अपने साथ ही सारी आपस में तजारत करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह क्या बनाया हुआ है, अपना एक सिंगल इंटरनल मार्केट बनाई हुई है। इस मार्केट में एक्सेस चाहिए तो फिर आपको क्या चाहिए होता है, GSP प्लस स्टेटस चाहिए होता है। GSP प्लस स्टेटस क्या होता है हमारे पास, ये होता है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो ये जब जिसको यूरोपियन यूनियन देते हैं वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ तजारत कर सकते हैं, बाकी कोई कंट्री तैयार नहीं कर सकता। अब कंट्री कैन ओनली ट्रेड इफ इट हैज़ अ GSP प्लस स्टेटस। अब GSP प्लस स्टेटस हमारे पास क्या है, ये ब्रॉडर कोलिजन कंसेप्ट है, कैन हैव टू ट्रेड विद विच यूरोपियन यूनियन कंट्री। हमारे पास इसकी क्या होती हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारे पास बेसिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं ना ये उसको GSP प्लस स्टेटस देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ये खसूसियात होती हैं कि उसमें वो डेमोक्रेसी होती है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करता, उसके साथ ट्रेड पॉसिबल होती है। अब पाकिस्तान के पास GSP प्लस स्टेटस है, ठीक है। अब तक तो है, फिर बाद में रहना रहे जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था, ठीक है। अब जो हमारे पास यूरोपियन यूनियन है ना इसके अंदर हमारे पास क्या है, 30% ऑफ ग्लोबल GDP कंट्रीब्यूट करती है। यूरोपियन यूनियन ग्लोबल GDP का 30% कंट्रीब्यूट करती है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन की तरफ। हमारे पास जो यूरोपियन यूनियन है इसके तरफ सबसे पहले होता है यूरोपियन कमीशन। इसको हम क्या कहते हैं, इज़ कंसिडर्ड एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ EU। ये हमारे पास क्या करती है, उसके डे टू डे जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं और हमारे पास साइनिंग ऑफ ट्रीटीज़ होती हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस होती हैं, ये करती है यूरोपियन यूनियन के लिए यूरोपियन कमीशन। उसके बाद हम चलते हैं अपने लेक्चर के दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे पास आ जाते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट। अब यूरोपियन पार्लियामेंट क्या करता है, ये लेजिस्लेशन करता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज लेजिस्लेटिव बॉडी, इसे हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। हमारे पास ये क्या होता है, यूनिकैमरल होता है और इट्स लेजिस्लेशन ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स। ये जो अहम मैटर्स होते हैं उनके ऊपर क्या करता है, लेजिस्लेशन बनाता है। जैसे हमारे पास अप्रूवल ऑफ बजट होता है, ये जो मॉनेटरी बिल्स होते हैं उनके ऊपर। फिर हमारे पास आ जाती है यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल क्या करती है, इट कंप्राइजेज ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स प्लस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें इट प्रोवाइड्स डायरेक्टिव्स फॉर द फ्यूचर ऑफ यूरोपियन यूनियन। फिर हमारे पास आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट वर्क्स इन क्लोज कम्बिनेशन विद यूरोपियन पार्लियामेंट। Minister related to specific ministries like IT minister, education minister, health minister, agriculture ministers are its part। फिर हमारे पास 5th पार्ट इसका क्या आ जाता है, CJEU, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये हमारे पास जुडिशियल बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। इट फंक्शंस इज़ टू कीप चेक ऑन लॉज एंड न्यू लॉज इज़ टू बी डिस्कस्ड बिटवीन 27 countries, between European countries, and boundary disputes and policy making disputes etc. Like these issues are discussed by CJEU।
अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है, EDB, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी डेवलपमेंट, इस तरह के मुद्दों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, उनको मेंटेन करता है और बिल्ड करते हैं। इट मैनेजेस एंड रेगुलेट्स ऑफ यूरो। अब जो है ना, ये इसका जो रोल है ना, वो सिर्फ पता है क्या होता है, EDB का इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, उनको इंप्लीमेंट करवाते हैं और मेंटेन करते हैं और बिल्ड करते हैं। फिर हम क्या चलते हैं ECB की तरफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ये क्या करती है, मैनेजमेंट ऑफ यूरो करती है, डिवीजन्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, डिसीजंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी यही करती है ECB। फिर हमारे पास पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का क्या रिलेशनशिप है, अब हम वो पढ़ते हैं। पोटेंशियल ऑफ यूरोपियन यूनियन, सॉरी मैं पाकिस्तान में कह चुका हूँ। पोटेंशियल ऑफ यूरोपियन यूनियन क्या है, अब हमारे पास क्या है कि इकोनॉमिक टाइकून है, ये 30% वर्ल्ड ट्रेड कवर करता है। इसकी मिलिट्री अलायंस को हम नाटो कहते हैं, नेटो। और एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोजोन, 19 कंट्रीज यूजिंग सेम करेंसी, ठीक है। राइज ऑफ यूरो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डॉलराइजेशन। और हमारे पास क्या है, CFP है, कॉमन फॉरेन पॉलिसी है इन सारी कंट्रीज़ की, यूरोपियन यूनियन की। एनिमी ऑफ वन यूरोपियन यूनियन कंट्री हैड टू फेस द रैथ ऑफ ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। इट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ वाइट सुपरमेसी। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो वाइट सुपरमेसी है ना, इसके ऊपर किपलिंग की पोएम भी है। ये मतलब हमारे पास सुप्रीम रेस का कंसेप्ट है, उस चीज़ के ऊपर ये बेस करती है। इसका कोर क्या है, वाइट है, इसकी पेरिफेरी क्या है, ब्लैक है। वाइट मैंस बर्डन आइडियोलॉजी, उसकी बेसिस पे ये बनाई हुई है यूरोपियन यूनियन। एशिया जो है ना, वो ट्रेड करता है अफ्रीका के साथ, क्रिश्चियनिटी एंड सिविलाइजेशन की बेस पे ये ट्रेड करते हैं और आइडियोलॉजिकल सुपरमेसी का कंसेप्ट रखती हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो है ना। ये सारा यूरोपियन यूनियन की जो ब्लॉक है, ये हम इसके पोटेंशियल्स पढ़ रहे हैं EU के। ये क्या करते हैं, दे वांट टू ब्रिंग अबाउट इनोवेशन, प्रमोशन कंसेप्ट, इनोप्रोम जिसे कहते हैं। प्रमोट रिसर्च एंड हॉरिजॉन ग्रुप्स, एजुकेशन प्रमोशन के लिए, रिसर्च प्रमोट करने के लिए। दे कैरी आउट रिसर्च। पॉइंट 7, वी विल प्रमोट ज़ीरो कार्बन इमिशन इन दिस वर्ल्ड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ये हमारे पास ग्लोबल नॉर्थ जो है, उसके अंदर कार्बन इमिशन ज़्यादा है, तो ये ग्लोबल साउथ को अफेक्ट करता है मोस्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फिर ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन क्या कहती है कि वो हम ज़ीरो कार्बन इमिशन की तरफ वर्ल्ड को ले जाएंगे। ये इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं टू रिड्यूस कार्बन। ये क्या कर रहे हैं, लिबरलिज्म ऑफ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे FTAs हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं विदाउट इम्पोजिंग टैरिफ्स बियॉन्ड लिमिट्स। यूरोपियन ग्रीन डील है, वो हमारे पास क्या, इट इज़ टू मेक यूरोप द फर्स्ट फ्री कार्बन कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये अप टू 2050। अब ये क्या कहते हैं, 2050 तक हम है ना यूरोप को है ना कार्बन फ्री कॉन्टिनेंट बना देंगे। प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी प्लान्स, ये क्या कहते हैं, हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल के प्रिंसिपल काम करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, सोलर, विंड और वाटर वगैरह रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह हम जो है ना सर्कुलर इकोनॉमी का प्लान करेंगे, रिड्यूस फॉसल फ्यूल करेंगे और वेस्ट वगैरह को भी रिड्यूस कर देंगे दुनिया से। अब 2021 से 2027 तक इनके क्या है, इनका ये कि हॉरिजॉन ग्रुप इनिशिएटेड, इन्होंने एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है ऑफ 97 बिलियन यूरोज़ वाज डन इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इन्होंने फिर उसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया, जैसे हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी, हेल्थ प्रमोशन होगी, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स हो गए। और इन्होंने क्या की, इन्वेस्टमेंट की है 750 बिलियन यूरोज़ की फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी, ताकि ये क्या कर सके, टू रिड्यूस इकोनॉमिक रिसेशन और टू प्रिवेंट फ्यूचर पेंडेमिक्स। फिर नंबर 13 पे इन्होंने क्या किया है कि SMEs जो है ना, स्मॉल एंड मिडिल साइज इंटरप्राइजेज, ये इनको रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है, इकोनॉमी रिक्वायर्ड है। तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसको प्रमोट कर रही है, एफिशिएंसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और TENT जो हमारे पास क्या आते हैं, ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे रीजन कनेक्टिविटी थ्रू एयर, यानी एयर हाईवेज और पोर्ट्स वगैरह बनाने के ऊपर ये अपना वर्क कर रही है। ये इसका पोटेंशियल है। और जो हमारे पास क्या कर रही है, GNSS मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ना, ये सैटेलाइट सेंडिंग पर्पस के लिए GNSS यूज़ कर रही है। और जो इंश्योर कम्युनिकेशन और एनी डिज़ास्टर यानी लावा डिटेक्शन एटसेट्रा के लिए अब ये मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं। और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या करते हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं कि ये डिटेक्ट कर लेते हैं सिस्मिक जोन्स को, जहाँ पे अर्थक्वेक का होना है, डिटेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारे पास इट इज़ ERAS रिज्मस प्लस, इसको हम क्या कहते हैं,
इट इज़ द प्योरली फॉर्म ऑफ प्रमोशन। इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, टेक्निकल ट्रेडिशनल एजुकेशन आ जाती है और EDU प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग भी आ जाती है। और हमारे पास क्या है, EDF है, इसका प्रोजेक्ट है यूरोपियन का। ये क्या है हमारे पास, यूरोपियन डिफेंस फंड। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन इस पर वर्क कर रही है। एज वी नो मिलिट्री हैज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल टू AI स्पॉन्सर्ड वेपन्स। तो इस तरह पे जो है ना ये भी वेपनाइज ड्रोन्स बना रहे हैं और वेपनाइज रिपोर्ट्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है ना इनको फंडिंग कर रही है और फोकस कर रही है IHL के ऊपर, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जो वार के अंदर ह्यूमन को है ना यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, ड्रोन्स और रोबोट्स वगैरह यूज़ करेंगे ताकि ह्यूमन को सेव किया जा सके। और अब पाकिस्तान का अब पढ़ेंगे, पाकिस्तान रिलेशनशिप विद यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान के पास GSP+ स्टेटस है, पाकिस्तान के पास स्मूथ रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन के साथ। स्पोर्ट्स टेक्सटाइल वगैरह पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है इनको, यूरोपियन यूनियन को। और हमारे पास क्लाइमेट चेंज जो है ना, पाकिस्तान एग्रीमेंट कर चुका है यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान जो इंटरेस्ट शो की है। और पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी इंडस्ट्री को कार्बन फ्री बनाएंगे। और हमारे पास क्या आ जाता है, सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के अंदर क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन किए हैं, अज़्म इस्तेहकाम और रद्दुल फिसाद जैसे। इनको जो फंड किया था ना यूरोपियन यूनियन ने किया इन ऑपरेशन को अगेंस्ट टेररिज्म, सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। और जो हमारे पास रेफ्यूजीज़ का कंसर्न है, पाकिस्तान और यूरोप इनके कॉमन कंसर्न है। तो पाकिस्तान इनके लिए हमारे पास जो है ना यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन से फंड लेता है, जो हमारे पास अफगान रेफ्यूजीज़ हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन जो हमारे पास है ना स्केप्टिसिज्म की तरफ है। इसको एक ये चैलेंज है स्केप्टिसिज्म का, मतलब वेरियस कंट्रीज जो है ना यूरोपियन यूनियन के अंदर स्केप्टिक मतलब डाउटफुल हैं कि रिगार्डिंग यूरोपियन यूनियन पॉलिसीज़। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर क्रिटिसाइज़ होती है, पॉलिसी के डिफरेंसेस हैं इन कंट्रीज़ के दरमियान, क्योंकि 28 कंट्रीज़ हैं जो कि अब 27 रह चुकी हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ में फॉरेन पॉलिसी का भी डिफरेंसेस हैं। राइज ऑफ यूरोजोन डिस्पैरिटीज़ है। सम कंट्रीज जो इसमें कुछ मुल्क हैं जैसे इटली और ग्रीस वगैरह जो पुअर हैं और जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो रिच हैं। तो इस वजह से यूरो जोन का जो राइज है ना उसकी वजह से भी डिस्पैरिटीज़ आ रही हैं। चैलेंज टू कॉमन फॉरेन पॉलिसी, इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी को भी चैलेंजेस हैं, जैसे हमारे पास फ्रांस की डिफरेंट है, पोलैंड की डिफरेंट है, जर्मनी की डिफरेंट है। और प्रेशर ऑफ माइग्रेशन, इन कंट्रीज़ की तरफ माइग्रेशन भी है, अफगानिस्तान से, मिडल ईस्ट से, यूक्रेन से टू यूरोपियन यूनियन। तो इनके लिए भी एक दर्द सर बना हुआ है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ प्रमोटिंग वार्स। अब क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं ना ये ज़्यादातर वार्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं US के साथ, तो फिर जहाँ पे ये अटैक करते हैं तो जो इनके हामी होते हैं फिर जंग खत्म होने के बाद वो इनकी तरफ भागते हैं, जैसे अफगानी भागे हैं, यूक्रेन से भी लोग आ रहे हैं। अब राइज ऑफ पॉपुलिज्म क्या है कि हमारे पास थ्रेट टू डेमोक्रेसी, अब ज़्यादातर पॉपुलर लीडर दुनिया के अंदर आ रहे हैं, जैसे ट्रंप आया, इमरान खान आया था। तो इस तरह जो है ना ये हमारे पास डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा है। यूरोपियन यूनियन हमारे पास क्या करती है, डेमोक्रेसी क्लेम करती है। अब हमारे पास तैयब एर्दोगान, मोदी, इमरान खान, ट्रंप वगैरह ये जो है ना सेक्युलर थे, ये कम्युनिज्म पॉलिसीज़, ये रिलीजियस पॉलिसीज़ नहीं लाते बल्कि कम्युनिज्म पॉलिसीज़ आती हैं। इनसे क्या होती है हमारे पास सेंटिमेंटल पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं फॉर वोट। तो इससे भी हमारे पास राइज ऑफ पॉपुलिज्म की वजह से भी यूरोपियन यूनियन को खतरा है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी। हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं यूरोपियन यूनियन को, राइज ऑफ ब्रिक्स और SCO की वजह से। थैंक्स। इंशाल्लाह फिर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड बैंक, नेक्स्ट लेक्चर में।